हेलो स्टूडेंट्स, दरअसल सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने जूनियर सुपरटेंडेंट स्टूडेंट्स के लिए मॉडर्न एज के बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर आया हूं। चूँकि हम लोग विक्टोरियन एज तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हुए हैं अब तक, तो आज मैं मॉडर्न एज का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिनका नाम है थॉमस स्टर्न्स इलियट, जो कि टी.एस. इलियट नाम से बहुत अधिक फेमस हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इनकी लाइफ के बारे में, इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में, और जो पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं इलियट साहब से संबंधित, उनका एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो पहले पॉइंट मैंने लिखा है, बर्थ एट September 26 इन सेंट लुइस मिशोरी USA 1888। यानी कि अगर इलियट साहब के जन्म की बात करें तो इलियट साहब का जन्म 26 सितंबर को सेंट लुइस मिसौरी नामक स्थान, जो कि USA में पड़ता है, वहाँ सन 1888 में हुआ था। क्लियर साहब? यानी कि इनका ये एक अमेरिकन पोइट है, बाई बर्थ ये अमेरिकन पोइट है, इनका जन्म अमेरिका में हुआ है। दूसरा पॉइंट है, एजुकेशन एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA फ्रॉम 1906 to 10। यानी कि अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने अपनी एजुकेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि USA में है, वहाँ प्राप्त की 1906 से लेकर 1910 तक। उसके बाद पुनः आगे इन्होंने स्टडी एट द सर्बन यूनिवर्सिटी पेरिस एंड इन बेवेरिया जर्मनी 1910-11। यानी कि उसके बाद इन्होंने स्टडी की सर्बन यूनिवर्सिटी पेरिस में और फिर बेवेरिया यूनिवर्सिटी जर्मनी में। और कब की ये? 1910-1911 में। ठीक है साहब? उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखिएगा, स्टडी एट हार्वर्ड अगेन। एक बार पुनः हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये आए और सन 1911 से लेकर 14 तक इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दोबारा से शिक्षा प्राप्त की। पांचवा पॉइंट है, स्टडी इन जर्मनी एंड एट ऑक्सफोर्ड फॉर PhD थीसिस। उसके बाद इलियट साहब ने जर्मनी में जाकर शिक्षा प्राप्त की, फिर ऑक्सफोर्ड में आए और यहाँ इन्होंने PhD थीसिस तैयार की 1914-15 में, 1914 और 15 में। उसके बाद 6 पॉइंट आपका लिखा है, मैरिड विद विवियन हेवुड इन जुलाई 1915। यानी कि जब ये पढ़ाई कर रहे थे उसी के दौरान, जब ये ऑक्सफोर्ड और जर्मनी में थीसिस अपनी तैयार कर रहे थे, उसी दौरान जुलाई के महीने में इनका विवाह विवियन हेवुड नामक महिला से हुआ। इनकी वाइफ का नाम है विवियन हेवुड। 7 नंबर है आपका, हिज फादर वाज हेनरी इलियट एंड हिज मदर वाज चार्लोट स्टर्न्स। इनके पिता का नाम था हेनरी इलियट और इनके पिता का नाम है इनके पिता का नाम है हेनरी इलियट और इनकी माँ का नाम है चार्लोट स्टर्न्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 8th, इलियट died on January 4, 1965 and buried in the churchyard in East Cocker। इलियट साहब की मृत्यु जो है वो 4 जनवरी 1965 को हुई और इनको दफनाया गया चर्चयार्ड ईस्ट कॉकर में। ठीक है साहब? कहाँ दफनाया गया? ईस्ट कॉकर चर्चयार्ड में। अगला लिखा है, वर्क्स ऑफ टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट के महत्वपूर्ण वर्क के बारे में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क्स में हम लोग इनकी पोइट्री की बात करेंगे। ठीक? तो 1916-17 में इन्होंने अपना राइटिंग कैरियर स्टार्ट किया और पहला जो इनका पब्लिकेशन छपा उसका नाम था प्रूफोक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? प्रूफोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। और इसमें कुल मिलाकर 12 पोएम्स थी। तो कृपया समझने का प्रयास करना, मुझे फीवर अब भी है, लेकिन चूंकि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है इसलिए मैं आपको पुनः वीडियो दे रहा हूँ। तो लिखा हुआ है सामने आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और साथ ही साथ इनको लिख लें। क्लियर साहब? तो जब प्रूफवर्क एंड अदर ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो इसके अंदर कुल मिलाकर आप ध्यान रखें 12 पोएम्स का ये कलेक्शन था। प्रूफवर्क एंड अदर ऑब्जर्वेशंस जो है इनका कलेक्शन है, इसके अंतर्गत कुल 12 पोएम्स थी। तो उन 12 पोएम्स के नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं।
पहली पोएम थी द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक। अगर आपको ये पोएम कहीं से पढ़ने को मिल जाए तो कृपया करके इस पोएम को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि बहुत अधिक क्वेश्चन इलियट साहब के इस पोएम से पूछे जाते हैं। द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक। उसके बाद दूसरी पोएम है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तीसरी पोएम है इसी के अंतर्गत प्रेल्यूड्स। चौथी पोएम है रापेसोडी ऑन ए विंडी नाइट। क्या पोएम का नाम है? रापेसोडी ऑन ए विंडी नाइट। उसके बाद पांचवी पोएम है मॉर्निंग एट द विंडो। पोएम का नाम क्या है? मॉर्निंग एट द विंडो। छठी पोएम है आपकी द बॉस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट। द बॉस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट। उसके बाद अगली पोएम है आंट हेलन। पोएम का नाम क्या है? आंट हेलन। और आठवीं पोएम है कजिन नैन्सी। तो ये हो गई 8। 4 पोएम और है साहब इसी कलेक्शन की। नवीं पोएम है 9th पोएम मिस्टर एपोलिनेक्स। मिस्टर एपोलिनेक्स। 10th पोएम है साहब आपकी हिस्टेरिया। 11th पोएम है आपकी कन्वर्सेशन गैलेंटे। पोएम का नाम क्या है? कन्वर्सेशन गैलेंटे। और लास्ट पोएम इस कलेक्शन की है ला फिजलिया ची पियंगे। ला फिगलिया ची पियंगे। तो ये कुल मिलाकर 12 पोएम्स का कलेक्शन था इनका पहला कलेक्शन। उसके बाद दूसरा इनका कलेक्शन आया, नाम था साहब पोएम्स। दूसरे कलेक्शन का नाम क्या है? पोएम्स। 120 के नाम से। और इसमें कुल मिलाकर 19, ये पब्लिकेशन 1920 में होता है। और इसके अंदर भी कितनी पोएम्स हैं? 12 पोएम्स। पहली पोएम का नाम था जेरोनेशन। दूसरी पोएम है साहब बरबैंक विद ए बेडेकर। बरबैंक विद ए बेडेकर। तीसरी पोएम है साहब स्वेने इरेक्ट। तीसरी पोएम क्या है? स्वेने इरेक्ट। चौथी पोएम है ए कुकिंग एग। पांचवी पोएम है ला डायरेक्टर। पांचवी पोएम क्या है? ले डायरेक्टर। छठी पोएम है आपका मेलेंगे एडल्ट्री डी टॉट। मेलेंगे एडल्ट्री डी टॉट। उसके बाद सातवीं पोएम है ल्यून डी माइल। सातवीं पोएम का नाम क्या है? ल्यून डी माइल। फिर है 8th पोएम। 8th पोएम का नाम है द हिप्पोपोटेमस। द हिप्पोपोटेमस। 9th पोएम है डांस ली रेस्टोरेंट। डांस ली रेस्टोरेंट। 10th पोएम है विस्पर्स ऑफ इमॉर्टेलिटी। विस्पर्स ऑफ इमॉर्टेलिटी। उसके बाद 11th पोएम इनकी है साहब इसी कलेक्शन की, नाम है पोएम का मिस्टर इलियट्स संडे मॉर्निंग सर्विस। मिस्टर इलियट्स संडे मॉर्निंग सर्विस। और 12th पोएम है स्वेने अमंग द नाइटेंगल्स। क्या पोएम का नाम है? स्वेने अमंग द नाइटेंगल्स। तो ये 2 कलेक्शन जो उनके पोएम के पब्लिश हुए उनके अंतर्गत 12 पोएम्स का कलेक्शन था। उसके बाद इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पोएम पब्लिश हुई साहब, लॉन्ग पोएम। नाम था द वेस्टलैंड, जिसका पब्लिकेशन होता है 1922 में। द वेस्टलैंड 1922 में। उसके बाद चौथी पोएम इनकी आती है द हॉलो मैन। ये भी एक लॉन्ग पोएम है, बहुत खूबसूरत सी पोएम है साहब, द हॉलो मैन। इसका पब्लिकेशन होता है 1925 में। 5th पोएम है इनकी एस वेडनेसडे। पोएम का नाम क्या है? एस वेडनेसडे। और इसका पब्लिकेशन होता है 1930 में। इसके बाद एक और इनका कलेक्शन आया 6 नंबर पर एरियल पोएम्स के नाम से। क्या नाम था? एरियल पोएम्स रखा गया। 1927 से 1930 तक 4 पोएम्स का ये कलेक्शन है साहब। पहली पोएम जर्नी ऑफ द मांगी। मेरे जिन स्टूडेंट्स ने MA किया है उन्होंने ये पोएम पढ़ी है, जर्नी ऑफ द मांगी। उसके बाद ए सॉन्ग ऑफ सिमन, ए सॉन्ग ऑफ साइमन, ए सॉन्ग ऑफ साइमन, ये 1928 में आई। जर्नी ऑफ द मांगी 1927 में है। उसके बाद एनीमुला, एनीमुला के अंदर 1929 और मैरिना 1930। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि एरियल पोएम्स के अंतर्गत कितनी पोएम्स हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि एरियल पोएम्स 4 हैं टोटल इनकी, जर्नी ऑफ द मांगी, ए सॉन्ग ऑफ साइमन, एनीमुला और मैरिना। और ये 1927 से 1930 तक लिखी गई इनकी पोएम्स का संग्रह है, एरियल पोएम्स। उसके बाद नेक्स्ट इनका आया 4 क्वार्टर्स के नाम से। क्या नाम था? 4 क्वार्टर्स। इसमें भी 4 हैं टोटल। बर्ट नॉर्टन 1935, ईस्ट कॉकर 1940,
द ड्राई साल्वेजेस 1941 और लिटिल गिडिंग 1942। तो ये 4 इस 4 क्वार्टर्स के अंतर्गत आ गई। उसके बाद इन्होंने एक चिल्ड्रन वर्सेस भी लिखी हैं, तो उसका कलेक्शन का नाम है ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ठीक, ये चिल्ड्रन वर्स है साहब। इसमें सिर्फ इतना पूछा जाता है कि विच चिल्ड्रन वर्स इज कंपोज्ड बाई टी.एस. इलियट। तो नाम आपको ध्यान रखना है ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। उसके बाद इन्होंने कुल मिलाकर ये आपके सामने जो 6 ड्रामाज लिखे हैं, ये ड्रामाज लिखे हैं साहब, पोइटिक ड्रामा है सभी के सभी। पहला है द रॉक ए पेजेंट प्ले। उसके बाद है मर्डर इन द कैथेड्रल। ध्यान रखिएगा, नाम विशेष तौर पर स्क्रीनशॉट ले लें। मर्डर इन द कैथेड्रल 1935 में आया ये। उसके बाद द फैमिली रियूनियन 1939 में आया। उसके बाद द कॉकटेल पार्टी 1949 में। उसके बाद द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क 1953 में। और उसके बाद द एल्डर स्टेट्समैन 1958 में। ये विशेष कर नाम याद रख लीजिए, ये सभी पोइटिक ड्रामा हैं इलियट साहब के। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, याद कर लें साहब। उसके बाद इनके प्रोज वर्क की बात कर लेते हैं साहब। तो प्रोज वर्क की जब हम बात करते हैं तो इलियट साहब एक क्रिटिक भी रहे हैं और बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पर इन्होंने जो एसेज लिखे हैं वो नेचुरल सी बात प्रोज लैंग्वेज है। तो पहला ऐसे का कलेक्शन इनका सिलेक्टेड एसेज के नाम से छपता है 1932 में। उसके बाद दूसरा जो ऐसे कलेक्शन है द यूज़ ऑफ पोइट्री एंड द यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म, ये साहब पब्लिश हुआ 1933 में। क्या नाम है? द यूज़ ऑफ पोइट्री एंड द यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म। तीसरा इनका प्रोज वर्क है ऑन पोइट्री एंड पोइट्स। ये इनका संग्रह है एसेज का। तो ऑन पोइट्री एंड पोइट्स इसका पब्लिकेशन होता है 1957 में। उसके बाद आता है टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक और इसका पब्लिकेशन होता है 1965 में साहब। और लास्ट इसका आता है फॉर लैंसिलोट एंड्रयूज और इसका पब्लिकेशन होता है 1967 में। उसके बाद एसेस की बात ही चल रही है, प्रोज वर्क चल रहा है। तो प्रोज वर्क में अगला इनका एक सोशल क्रिटिसिज्म का भी वर्क है। तो देखिए पहला है इसमें द आइडिया ऑफ ए क्रिश्चियन सोसाइटी। क्या है? द आइडिया ऑफ ए क्रिश्चियन सोसाइटी। इसका पब्लिकेशन होता है 1939 में। और अगला इनका सोशल क्रिटिसिज्म का वर्क है नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर और ये आता है साहब आपका 1948 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वर्क हैं टी.एस. इलियट साहब के। कृपया करके मैं फिर से यही कहूँगा, आप नोट्स बना लें, लिख लें, क्योंकि कई आपका जनरल इंट्रोडक्शन जूनियर सुपर टेट के मेरे स्टूडेंट्स पूछा जाना है और उनके वर्क का, तो उसमें ये वर्क ही पूछेंगे कि आखिरकार ये पोएम किसने लिखी, या ये पोएम किस कलेक्शन में आई, या ये किस प्रकार का ड्रामा है या ये ड्रामा किसने लिखा। ठीक है साहब, तो विशेष ध्यान से इनको बना लीजिए। अब हम लोग जैसा कि क्वेश्चन में देता हूँ आपको, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ सॉरी, एक और महत्वपूर्ण बिंदु रह गया है जो यहाँ मैंने आपके लिए लिखा है नोट करके। टी.एस. इलियट बॉन ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। टी.एस. इलियट साहब ने एक अवार्ड जीता, नाम है ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। कौन सा? ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड जीता। साथ ही साथ इन्होंने मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर भी जीता है इन द ईयर 1940 में। कब जीता साहब? इन द ईयर 1948। तो ये दोनों अवार्ड जो हैं, ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड और द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, ये दोनों इन्हें 1948 में दिए गए हैं। तो इस लाइन को विशेष ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन तो इसमें बनता ही है कि इन विच ईयर टी.एस. इलियट वॉन द नोबेल प्राइज या ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। तो 1948, दोनों की डेट एक ही है, ईयर एक है, तो इसलिए आसानी से आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन की सीरीज। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है लेट अस गो देन यू एंड आई, when the evening is spread out against the sky like a peasant atheist upon a table who wrote these lines। एक लाइन लिखी है साहब, ये कुछ लेट अस गो देन यू एंड आई
When the evening is spread out against the sky like a patient atheist upon a table who wrote these lines। ये लाइन्स किसने लिखी? तो ऑप्शन ए मैं आपके सामने रखता हूँ टी.एस. इलियट साहब ने, बी जॉन कीट्स साहब ने, सी वर्ड्सवर्थ साहब ने, या डी डेनिसन साहब ने। तो साहब इसका सीधा सा उत्तर है टी.एस. इलियट साहब ने ये लाइन्स लिखी हैं। और ये लाइन जो है उनकी पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक से ली गई हैं, जिसको कि 1910 में इलियट साहब ने लिखा था और इसका पब्लिकेशन 1915 में हुआ था। अभी मैंने आपको बताया था, जब मैं इनके वर्क बता रहा था तो मैंने कहा था कहीं से आपको अगर पोएम ये पढ़ने को मिल जाए द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक, तो आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन इलियट साहब के इसी महत्वपूर्ण पोएम से पूछे जाते हैं साहब। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। टी.एस. इलियट्स क्रिटिकल नोशंस। टी.एस. इलियट का एक क्रिटिकल नोशन है साहब, बहुत महत्वपूर्ण। क्या है? डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव बट डिराइव्ड फ्रॉम। टी.एस. इलियट के दो कॉन्सेप्ट हैं साहब, एक तो है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और दूसरा है ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव। तो ये दोनों जो उन्होंने कॉन्सेप्ट हैं, वो नोशंस हैं, वो कहाँ से लिए? ए इटालियन पोइट से लिए, बी जर्मन क्रिटिक से लिए, सी फ्रेंच राइटर से लिए, या डी नन। तो साहब मैं आपको बता दूं ये दोनों के दोनों जो हैं डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है वो उन्होंने फ्रेंच राइटर से ये लिए हैं। ठीक है ना, डिराइव कहाँ से किए हैं? फ्रेंच राइटर से। क्लियर? अब अगला देखिए, द वेस्टलैंड वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। इनकी पोएम वेस्टलैंड जो है वह किस ईयर में पब्लिश हुई? ऑप्शन आपके सामने है 1920, 1922, 1924, 1926। तो अभी मैंने आपको बताया था साहब, जब वर्क बता रहा था, तो इनकी पोएम जो है वेस्टलैंड वह पब्लिश हुई है 1922 में। कब पब्लिश हुई साहब? 1922 में पब्लिश हुई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, There was a birth, certainly we had evidence and no doubt. These lines are taken from. There was a birth, certainly we had evidence and no doubt. These lines are taken from. ये लाइन जो है There was a birth, certainly we had evidence and no doubt, ये लाइन जो है वह किसके द्वारा लिखी गई और किस पोएम से ली गई हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, टेनिसन्स यूलिसस, मिल्टन्स पैराडाइज रीगेंड, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, या टी.एस. इलियट जर्नी ऑफ द मागी। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ ये लाइन जो है वो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई पोएम जर्नी ऑफ द मागी से ली गई हैं। जर्नी ऑफ द मागी अगर पोएम की बात करूँ तो ये एक बिब्लिकल स्टोरी है और इसमें थ्री वाइज मैन जो हैं ईस्ट में रहने वाले, वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के समय उसके आप कह सकते हैं साक्षी बनने के लिए गए थे, तो उन्हीं को मागी कहा गया है। तो टी.एस. इलियट की पोएम जर्नी ऑफ द मागी जो है वह एक बिब्लिकल स्टोरी पर आधारित पोएम है और उसी में ये लाइन आई है, देयर वॉज ए बर्थ, सर्टेनली वी हैड एविडेंस एंड नो डाउट। ठीक है साहब। नेक्स्ट, द क्रैब इमेज एपियर्स इन द पोएम। देखिए टी.एस. इलियट साहब की ये सब मतलब पोएम के नाम लिखे हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्रैब इमेज जो है वह किस पोएम में आई है? ऑप्शन में आपके सामने रखता हूँ, ए स्नेक, बी लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक, तीसरी पोएम है आपकी द हिप्पोपोटेमस, और चौथी पोएम है आपकी सेलिंग टू बैजेंथियम। तो मैं आपको बता दूं जो क्रैब इमेजेस की मैं बात कर रहा हूं, तो क्रैब इमेजेस जो हैं वह दूसरी पोएम यानी कि दूसरा ऑप्शन लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक में अपियर हुई हैं। अगर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक, ये बहुत ही फेमस पोएम है इनकी और इसमें इन्होंने क्रैब इमेजेस का इस्तेमाल किया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। एज पर द मेटाफिजिकल पोइट्स फेल्ट देयर दो एज इमीडिएटली एज द ऑर्डर ऑफ ए रोज। ठीक है ना, ये एक लाइन कही गई साहब, एज पर द मेटाफिजिकल पोइट्स फेल्ट देयर दो एज इमीडिएटली एज द ऑर्डर ऑफ ए रोज।
ये लाइन जो है वो मेटाफिजिकल पोइट्स के लिए या मेटाफिजिकल पोएम जो पोइट्री है उसके एक महत्वपूर्ण पोइट के लिए किसने कही है साहब? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने मैं रखता हूँ, डॉक्टर जॉनसन, बी ड्राइडन, सी टी.एस. इलियट और डी आपके फ्रैंक कैरमोड। तो साहब ये लाइन जो है नेचुरल सी बात टी.एस. इलियट की है और ये इन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्स की अगर हम बात करें तो ख़ास तौर से जॉन डन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने ये लाइन लिखी है। पूरी लाइन है, फील देयर थॉट्स एज इमीडिएटली एज द ऑर्डर ऑफ ए रोज एंड लेमेंट्स ऑन व्हाट ही कॉल्स द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये पूरी लाइन है साहब और ये किसने लिखी? टी.एस. इलियट साहब ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है आपका, द शेक्सपियर प्ले टर्म्ड एज आर्टिस्टिक फेलियर बाई टी.एस. इलियट इज। मैंने शेक्सपियर के बारे में जब क्वेश्चन दिए थे तब आपको बताया था कि टी.एस. इलियट ने शेक्सपियर साहब के एक प्ले को आर्टिस्टिक फेलियर बताया है और एक को आर्टिस्टिक सक्सेस बताया है। आपको ये बताना है कि आर्टिस्टिक फेलियर जो बताया था वो किस प्ले को बताया था। ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूँ, किंग लियर, बी ओथेलो, सी हैमलेट और डी एज यू लाइक इट। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ, अभी जो मैंने कहा था कि इन्होंने दो कॉन्सेप्ट ड्राइव किए थे फ्रेंच राइटर से, उसमें एक था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाला जो थ्योरी है उसी के आधार पर इन्होंने हैमलेट प्ले को क्या बताया है? आर्टिस्टिक फेलियर बताया है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि हैमलेट प्ले को आर्टिस्टिक फेलियर बताया है। और किस आधार पर बताया है? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के फेलियर के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ इलियट्स द वेस्टलैंड। अगर हम वेस्टलैंड की बात करें तो वेस्टलैंड का फर्स्ट सेक्शन जो है इलियट के द्वारा लिखी गई द वेस्टलैंड, उसका फर्स्ट सेक्शन क्या है? तो साहब देखिए आपके ऑप्शन में आपके सामने रखता हूँ। ए है आपका द बरियल ऑफ द डेड, बी है आपका द गेम ऑफ द चेस, सी है आपका द फायर सरमन और डी है आपका डेथ बाई वाटर। तो साहब मैं आपको बता दूं, यहाँ अगर फर्स्ट सेक्शन की बात करता हूं तो कुल मिलाकर इसमें देखिए सेक्शन क्या क्या हैं वो मैं पहले एक बार फटाफट आपको नाम बता दूं। सेक्शंस हैं आपके 5। पहला है द बरियल ऑफ द डेड, दूसरा है ए गेम ऑफ चेस, तीसरा है द फायर सरमन, चौथा है डेथ बाई वाटर और पांचवा है व्हाट द थंडर सेड। तो पहले नंबर पे है द बरियल ऑफ द डेड। तो इनकी पोएम जो है वेस्टलैंड का पहला सेक्शन है आपका द बरियल ऑफ द डेड। तो विशेष ध्यान रखें इस नाम को। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोएम ऑफ इलियट्स फर्स्ट पब्लिश्ड वॉल्यूम ऑफ वर्स। देखिए पहला वॉल्यूम मैंने अभी आपको बताया था सॉरी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि 12 पोएम्स का ये संग्रह था, 12 पोएम्स थी। तो आपको ये बताना है कि उसकी पहली पोएम का नाम क्या था। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका ए द वेस्टलैंड, बी द हॉलो मैन, सी द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक और डी ऑप्शन है आपका जेरोनसन। तो अभी मैंने चूंकि बताए थे आपको सब वर्क, तो इसमें जो इनका पहला जो कलेक्शन है जिसका पब्लिकेशन 1917 में हुआ था, उसमें पहली पोएम थी द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक। पहली पोएम क्या थी? द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक, यानी कि ऑप्शन सी जो है वह आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टी.एस. इलियट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी ए। टी.एस. इलियट साहब ने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया? ए रोमांटिसिस्ट, बी पोइटिक ड्रामेटिस्ट, सी पेंटर या डी कैथोलिक। तो साहब यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टी.एस. इलियट साहब ने अपने आप को के लिए एक लाइन कही थी क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। पूरी लाइन ये है। तो अगर इसमें हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में एक ऑप्शन आ रहा है कैथोलिक। तो इन्होंने कहा था क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। तो इन्होंने कैथोलिक अपने आप को घोषित किया था साहब, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु सेड पोइट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एस्केप फ्रॉम इमोशन। किसने कहा साहब पोइट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एस्केप फ्रॉम इमोशन। तो ये लाइन जो है वह
है आपकी टी.एस. इलियट की। तो लाइन ध्यान रख लीजिएगा, पोइट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एस्केप फ्रॉम इमोशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, who asserted himself as a classical in literature, royalist in politics and Anglo-Catholic in religion। अभी अभी मैंने आपको पूरी लाइन बताई थी साहब, वही पूरी लाइन आ गई है और पूछा ये जा रहा है कि किसने अपने आप को ये कहा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। मैं ऑप्शन बोल दे रहा हूँ, ए मैथ्यू अर्नोल्ड, बी टी.एस. इलियट, सी वॉल्ट विटमैन और डी नन ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द ड्रामा विच टी.एस. इलियट डिड नॉट राइट। यहाँ 4 ऑप्शन आपके दिए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ड्रामा जो है वो टी.एस. इलियट साहब का नहीं है। ठीक है साहब, टी.एस. इलियट का कौन सा ड्रामा नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने है कॉकटेल पार्टी, फैमिली रियूनियन, मर्डर इन द कैथेड्रल और द एसेंट ऑफ F6। तो साहब अभी मैंने आपको इनके ड्रामास के नाम बताए थे, तो इनमें कॉकटेल पार्टी इलियट साहब का है, फैमिली रियूनियन भी इलियट साहब का है, मर्डर इन द कैथेड्रल भी टी.एस. इलियट साहब का है, द एसेंट ऑफ F6 जो है ये ड्रामा जो है वह ऑर्डन साहब का है, W.H. ऑर्डन साहब का है। और ठीक है ना, इसलिए आप इसका राइट आंसर होगा डी, द एसेंट ऑफ F6। ये किसका है? ऑर्डन साहब का ड्रामा है। क्लियर साहब। नाउ द नेक्स्ट वन इज टी.एस. इलियट माइग्रेटेड टू इंग्लैंड फ्रॉम। मैंने कहा था इनका बाई बर्थ टी.एस. इलियट साहब अमेरिकन थे, लेकिन ये फिर इंग्लैंड में आ गए थे, इंग्लैंड में रहने लगे थे, इंग्लैंड की नागरिकता इन्होंने ली थी। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस देश से ये माइग्रेट हुए थे इंग्लैंड में। तो मैंने जैसा कहा अमेरिका में इनका जन्म हुआ है, तो यूएसए से ये माइग्रेट हुए थे। और साहब कब हुए थे? 1914 में, 1914 में। कब हुए थे ये? 1914 में। अमेरिका छोड़कर ये कहाँ आ गए थे? इंग्लैंड आ गए थे साहब। अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्रामा बाय इलियट। फिर से 4 ऑप्शन लिखे हैं। यहाँ चारों वर्क इलियट साहब के हैं, लेकिन इसमें एक वर्क ऐसा है जो ड्रामा नहीं है। तो पूछा आपसे ये जा रहा है कि कौन सा इलियट साहब का ड्रामा नहीं है। ए ऑप्शन एस वेडनेसडे, बी ऑप्शन मर्डर इन द कैथेड्रल, सी ऑप्शन द फैमिली रियूनियन और डी द कॉकटेल पार्टी। तो देखिए अभी आए थे, मर्डर इन कैथेड्रल इन्हीं का है, फैमिली रियूनियन भी ड्रामा है, द कॉकटेल पार्टी भी ड्रामा है। लेकिन एस वेडनेसडे जो है वो ड्रामा नहीं है बल्कि एक पोएम है। ठीक है ना, एस वेडनेसडे क्या है? एक पोएम है, हालांकि इलियट साहब की है, लेकिन ये ड्रामा नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज रिटन द बुक द आर्ट ऑफ टी.एस. इलियट। किसने ये पुस्तक लिखी? द आर्ट ऑफ टी.एस. इलियट। बुक का नाम क्या है? द आर्ट ऑफ टी.एस. इलियट। ये पुस्तक किसने लिखी? तो ए ऑप्शन एलिजाबेथ ड्रू, बी ऑप्शन हेलन गार्डनर, सी ऑप्शन टी.एस. इलियट और डी ऑप्शन ग्रोवर स्मिथ। तो इसका राइट आंसर है आपका हेलन गार्डनर की ये बुक है, द आर्ट ऑफ टी.एस. इलियट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज टी.एस. इलियट बॉर्न। टी.एस. इलियट साहब का जन्म कब हुआ था? तो साहब टी.एस. इलियट साहब का जन्म जो है वो हुआ है आपका 1888 में, 1888 में। कब हुआ? 26 सितंबर 1888 को सेंट लुइस मिसौरी यूएसए में इनका जन्म हुआ था। तो व्हेन वाज टी.एस. इलियट बोर्न? तो आपको ऑप्शन देना है ए, 1888। उसके बाद अभी देखिए उसी कॉन्सेप्ट से फिर हमें जोड़ दिया गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाज प्रोपाउंडेड बाय। वैसे तो फ्रेंच राइटर ने इसका आरंभ किया, लेकिन इसको फेमस करने का काम किसने किया है? टी.एस. इलियट साहब ने, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को। तो अगर आपसे ऑप्शन ये पूछा जाए कि हु, जैसे ये क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव वाज प्रोपाउंडेड बाय, या हु इज़ द फादर ऑफ ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, तो आपको सिर्फ एक उत्तर देना है इसका, और वो आंसर है आपका एस.टी. कॉलरेज, सैमुअल टेलर कॉलरेज। ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन आपका आता है, टी.एस. इलियट गॉट द नोबेल प्राइज। टी.एस. इलियट साहब ने नोबेल प्राइज कब जीता? मैंने अभी आपको बताया था, ए 1950, बी 1948, सी 1957 और डी 1965। तो इनको 2 अवार्ड मिले हैं, द ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड
ये भी 1948 में मिला, और नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर जो है वो भी 1948 में मिला था। अगला क्वेश्चन, टी.एस. इलियट वाज बोर्न इन, टी.एस. इलियट साहब का जन्म कहाँ हुआ? तो साहब अभी अभी मैंने आपको बताया था, इनका जन्म अमेरिका में हुआ है, तो ऑप्शन ए द यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद अगला पॉइंट है, क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द हॉलो मैन पब्लिश्ड? इनकी पोएम हॉलो मैन का पब्लिकेशन कब हुआ है साहब? तो ऑप्शन में आपके सामने रखता हूँ 1905, 1925, 1915, 1935। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका 1925 जो है, उसमें इनका हॉलो मैन पोएम जो है वो पब्लिश्ड हुई है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक? जे एल्फ्रेड प्रूफोक एक पोएम है, हम सबको पता है, लेकिन किस प्रकार की पोएम है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इंटीरियर मोनोलॉग है, प्रोलॉग है, या एपिलॉग है? तो साहब इसका राइट आंसर है बी, इंटीरियर मोनोलॉग है इनकी पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक। अगला क्वेश्चन है आपका, टी.एस. इलियट्स जर्नी ऑफ द मांगी बिलोंग्स टू? टी.एस. इलियट की जर्नी ऑफ द मांगी जो है वह इनके कौन से कलेक्शन से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, पोएम्स 1920, द बेस्टलैंड से, एरियल सॉन्ग से, या नन ऑफ दीज। तो साहब अभी मैंने आपको एरियल सॉन्ग के अंदर बताई थी 4 पोएम, और उसमें एक पोएम थी आपकी जर्नी ऑफ द मांगी। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि कृपया करके जो मैंने वर्क आपको अभी लिखाए थे, समझाए हैं, आप कृपया करके उनको लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, अधिकतर क्वेश्चन उसी में से पूछे जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका आता है, हाउ मैनी एरियल सॉन्ग्स डिड टी.एस. इलियट कंपोज? एरियल सॉन्ग कितने लिखे टी.एस. इलियट साहब ने? तो देखिए अभी पहले को ही समझाते हुए इसका मैंने उत्तर दे दिया था, तो ए 4 सॉन्ग्स हैं एरियल सॉन्ग्स में। उसके बाद व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एरियल सॉन्ग्स? एरियल सॉन्ग्स के अंतर्गत किस प्रकार की कविताएं लिखी गई हैं? सोशियल, रिलीजियस, लिरिक्स, या ओड्स? तो साहब सीधा आंसर है रिलीजियस पोएम्स लिखी गई हैं एरियल सॉन्ग्स के अंतर्गत। उसके बाद 2 और क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 26, हु वर द मागी? मागी कौन थे? ए ऑप्शन पोइट्स, बी ऑप्शन फिलोसफर, सी ऑप्शन 3 वाइज मैन ऑफ द ईस्ट, और डी ऑप्शन कैमल मैन। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये सब 3 मैन थे, 3 वाइज मैन थे ईस्ट के, जो कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के समय उनके साक्षी बनने के लिए गए थे। तो इसका सीधा आंसर है 3 वाइज मैन ऑफ द ईस्ट। लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 27। पूछा जा रहा है, विच पोएम ऑफ टी.एस. इलियट कंक्लूडेड विद द संस्कृत वर्ड्स शांति शांति शांति? टी.एस. इलियट साहब की ऐसी कौन सी पोएम है जिसका समापन संस्कृत शब्द शांति शांति और शांति से होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ए द हॉलो मैन, बी द लव सॉन्ग, सी द बेस्टलैंड, और डी नन। तो साहब इनकी पोएम जो द बेस्टलैंड है इलियट साहब की, उसका अंत जो है वह संस्कृत शब्द शांति 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 से होता है। तो ये टी.एस. इलियट के बारे में मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो दिया है, और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य करिए। प्लीज़ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।